सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट क्वेश्चन पेपर रिव्यू करने वाले हैं, जो कि अब रिसेंटली दिसंबर 23 टर्म में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, तो वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं। और क्वेश्चन का वेटेज कैसे आया था, ईजी आया था या फिर डिफिकल्ट आया था। तो एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, ये क्वेश्चन बहुत ईजी आया था। एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में हमेशा क्वेश्चन ईजी आता है, एंड इस टर्म में भी ईजी आया है। एंड यहाँ पर जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि सेक्शन ए जो है विच इज़ कंपल्सरी इन नेचर, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, तो वहाँ पर क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, जस्टिफिकेशन देना पड़ता था एगेंस्ट ईच आंसर। चॉइस जो आंसर हम लोग चॉइस करेंगे उसके साथ साथ जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। तो 1 मार्क फॉर चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, चॉइस बेस्ड आंसर, एंड 1 मार्क फॉर जस्टिफिकेशन। बट यहाँ पर दिसंबर 23 टर्म में जस्टिफिकेशन नहीं है, तो दिस इज वन टाइप ऑफ बेनिफिट फॉर ऑल द CMA फाइनल एस्पिरेंट। ओके, सो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए एज वेल एज सेक्शन बी। तो सेक्शन ए 15 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ऐसे ही 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। तो 30 मार्क्स से 25 मार्क्स तो आ जाना चाहिए। एक या दो क्वेश्चन ऐसे होगा जो कि डिफिकल्ट टाइप होगा, जो कि आउट ऑफ सिलेबस होगा, लेकिन बाकी के जितने सभी क्वेश्चन सब कुछ स्टडी मटेरियल से आया है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कॉस्ट ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस फॉर डैश इंडस्ट्री। तो ये हमको पता है, बहुत इजी है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट जो है वो फास्ट इंट्रोड्यूस हुआ था सीमेंट इंडस्ट्री में। कहाँ पर? सीमेंट इंडस्ट्री में। ओके, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सीमेंट, which is चॉइस नंबर ए, राइट। सेकेंड, which of the following type of electricity company is under the purview of regulated sector? यहाँ पर कौन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर है? ऑप्शन ए एंगेज्ड इन जनरेशन, ऑप्शन बी एंगेज्ड इन ट्रांसमिशन, एंड ऑप्शन सी एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो राइट आंसर होगा चॉइस नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी कॉस्ट ऑडिटर हु कंडक्ट्स एन ऑडिट ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी shall सबमिट द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर डैश। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो चॉइस, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो as we know that every cost auditor who conducts an audit of the cost record of a company shall submit the cost audit report along with his or its reservation or qualifications or observations or suggestions if any in form number CRA 3. CRA 3. The right answer will be CRA 3. Very easy है, straightforward question. Next, the appointment of cost auditor is defined under section dash of the Company Act 2013. तो कॉस्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो कहाँ पर डिफाइन किया गया है? ये आपका सेक्शन 148 सब सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 148 सब सेक्शन 3। ये है राइट आंसर, ये है राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर V, एज पर रूल 6 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014, द कैजुअल वैकेंसी कॉज्ड ड्यू टू डेथ ऑफ कॉस्ट ऑडिटर टू बी फाइल्ड विदिन डैश डेज, विदिन डैश डेज। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है 30, 60, 90 एंड 180। तो एज वी नो दैट एज पर रूल 6 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 as amended, any casual vacancy in the office of a cost auditor, whether due to resignation, death or removal, to be filed by the board of directors within 30 days of occurrence of such vacancy, and the company shall inform the central government in form CRA 2 within 30 days of such appointment of cost auditor. Okay, तो accordingly 30 days ही होगा आंसर। राइट आंसर है चॉइस नंबर ए। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, बहुत इजी। CS 17 डील्स विद इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज, बहुत सिंपल। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी है वो सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए। वहाँ पर एक क्वेश्चन, एक तो कंपलसरी क्वेश्चन आएगा जिससे भी हो, राइट। एक से ज़्यादा आ सकता है, कम नहीं आ सकता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तो अच्छे से पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर BII, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर व्हिच एम्प्लॉइज आर पेड पेबल टू एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉइज टाइम बुक एगेंस्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज व्हाट, तो इसका राइट आंसर होगा
as you know that the difference between the time for which employee are payable to employee and the employee time booked against cost object will always be idle time, तो राइट आंसर होगा चॉइस नंबर सी. Then which of the following is not a part of the employee cost as per CAS 7? एम्प्लॉई कॉस्ट CAS 7 में कौन पार्ट नहीं है? लीव विथ पे ये है, मेडिकल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉई एंड डिपेंडेंट ये भी है, कॉम्पेंसेशन फॉर ले ऑफ पीरियड ये नहीं है, कॉम्पेंसेशन पे फॉर ले ऑफ पीरियड ये एम्प्लॉई कॉस्ट के अंदर नहीं आएगा, राइट. ले ऑफ या फिर यू कैन से स्ट्राइक, और वहाँ पर कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. ओके, सो कॉम्पेंसेशन फॉर ले ऑफ पीरियड इज नॉट ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉई कॉस्ट according to CS 7. Then question number IX, which of the following is true about management audit? Choice is the management audit is made compulsory and statutory. Management audit is a program of 1 year. Management audit cannot be conducted by an independent person and no time limit can be fixed for submission of the report under management audit. तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो टाइम लिमिट कैन बी फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट अंडर मैनेजमेंट ऑडिट. मतलब मैनेजमेंट ऑडिट को किसी भी टाइम सबमिट किया जा सकता है. ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है. देन क्वेश्चन नंबर एक्स, द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? एज यू नो द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन होगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा. ओके, so information is the right answer. Question number XI, which one of the following KPI, key performance indicator? KPI means key performance indicator. Key performance indicator, right? Which one of the following KPI is used to measure the productivity and efficiency of labor? तो इसका राइट आंसर होगा contribution per unit of material. क्योंकि contribution per unit के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एनी लेबर. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर XII, द कंज्यूमर सर्विस ऑडिट एग्जामिन्स व्हाट? आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइस consumers are ready to pay for particular product and service, appraised management of business enterprise of responsibility towards consumers, and demand of a product by consumers. तो which one is right answer? तो इसका right answer होगा choice number C, that is appraised management of business enterprise of responsibility towards consumers. ये right answer होगा, ये होगा right answer. Then field balance sheet approach to audit can be applied in case of audit of dash. तो इसका right answer होगा self help group for collective earning, which is in short you can say SHG, self help group for collective earning, right? Self help group for collective earning is the right answer. Field balance sheet approach to audit can be applied in case of audit of self help group for collecting and earning. Then question number XIV, which of the following is not likely to be a fraud risk factor relating to management characteristic? चॉइस दिया गया है टैक्स इवेशन, फेल्योर टू करेक्ट नोन वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एडॉप्शन ऑफ कंजर्वेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हाई मैनेजमेंट टर्नओवर. तो इसमें कौन सा चॉइस सही आंसर है? तो एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न इसका राइट आंसर होगा चॉइस नंबर सी, दैट इज एडॉप्शन ऑफ कंजर्वेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट? Adoption of conservative accounting principles not likely to be a fraud risk factor relating to management characteristic. Now question number XB, which of the following is not prescribed in the provision of the Prevention of Money Laundering Act 2002? Which of the following is not prescribed in the provision of the Prevention of Money Laundering Act 2002? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो है सीजियर ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो ये जो तीनों है, सीज ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये तीनों है PMLA एक्ट के अंदर, राइट?
PMLA एक्ट 2002 के अंदर सीज ऑफ द प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ये है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है. So life imprisonment not prescribed in the provision of the Prevention of Money Laundering Act 2002. Right? तो ये है right answer. And now come to section B. Section B is subjective type. Subjective type. तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिया गया है, हमको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेंड करना है. And each question carries 14 marks. Question number 2A, given that what are the benefits of cost audit? What are the benefits of cost audit? तो cost audit के बारे में हम लोग आराम से लिख सकते हैं, because this is our core subject. तो cost audit के बारे में, तो जैसे कि हमको पता है, cost information enable करता है to structure the cost and understand it and use it for communicating with stakeholders. Costing जो होता है ना, ये एक important tool in assessing organizational performance in terms of shareholder and stakeholder value. It informs how profit and value are created and how efficiently and effectively operational process transform input into output. और ये contribute करता है to the data input on economy level of parameters like resources efficiency, waste management, रिसोर्स एलोकेशन, पॉलिसीज एक्सेट्रा. कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड होता है प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन कवरिंग द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वैल्यू चेन. राइट? एंड गुड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑडिट should support a range of both regular and non-routine decisions when designing product and services to meet customer expectation and profitability, assist in continuous improvement in resource utilization and guide product mix and investment decisions. Right? तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं in case of benefit of cost audit. Then explain what are the normal capacity versus installed capacity as defined in the form CRA1. तो CRA1 मेंशन है कि इंस्टॉल कैपेसिटी जो है, इंस्टॉल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज व्हिच इज फिक्स्ड आइदर बेस्ड ऑन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द फैसिलिटी और थ्रू ए टेक्निकल इवैल्यूएशन. राइट? ये है इंस्टॉल कैपेसिटी. नॉर्मल कैपेसिटी क्या है? नॉर्मल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस अचीव्ड और अचीवेबल ऑन एन एवरेज ओवर ए पीरियड under normal circumstances, taking into account the reduction in capacity resulting from planned maintenance. Normal capacity क्या है? The normal capacity is the volume of production or service achieved or achievable on an average over a period under normal circumstances, taking into account the reduction in capacity resulting from planned maintenance. ये है normal capacity and installed capacity का difference. तो इतना ही लिख दोगे तो फिर 7 मार्क मिल जाएगा. बहुत ईजी है. And then question number 3A, state the procedure of appointment and fixing the remuneration of cost auditor. बहुत इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. तो यहाँ पर तो रिम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर जो है वहाँ पर सबसेक्शन 3 सेक्शन 148 के अंदर मेंशन किया गया है. इन द केस ऑफ कंपनीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, द बोर्ड शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल हु इज ए कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस or a firm of cost accountant in practice as cost auditor on the recommendation of the audit committee, which shall also recommend a remuneration for each cost auditor या फिर remuneration for such specific cost auditor. The remuneration recommended by the audit committee shall be considered and approved by the board of directors and ratified subsequently by the shareholders. In the case of other companies which are not required to constitute an audit committee, the board shall appoint an individual who is a cost accountant in practice or a firm of cost accountant in practice as cost auditor, and the remuneration of such cost auditor shall be ratified by shareholders subsequently. Right? So 2 points लिखना है कि in case of remuneration of cost auditor, it is following under subsection 3 of section 148. Board shall appoint an individual who is a cost accountant in practice or a firm of cost accountant in practice as cost auditor on the recommendation of the audit committee, which shall also recommend remuneration for such cost auditor. The remuneration recommended by the audit committee shall be considered and approved by the board of directors and ratified subsequently by the shareholders. And in case of other companies which are not required to constitute an audit committee,
The board shall appoint an individual who is a cost accountant in practice or a firm of cost accountant in practice as cost auditor, and the remuneration of such cost auditor shall be ratified by shareholder subsequently. बस इतना ही लिखना है. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रैक्टिकल. ये इज कमिंग फ्रॉम material cost, and question number B also a practical based question. Question number 5A also practical based question, you can do it. And question number 6 given about cost audit report CRA3 as we already discussed, so we can easily लिख सकते हैं CRA3 के बारे में. And question number 6B, what is cyber security and computer forensics? Explain the difference between the two. तो cyber security and computer forensics के बारे में अच्छे से पढ़कर आए हैं, तो you can write in examination. Now comes to question number 7A. 7A also practical based question. easy formula दिया गया है. easy question दिया गया है, तो फार्मूला पुट करके आंसर आ सकता है. नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, ROA, देन रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, एसेट टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, ये सब दिया गया है. ये हो सकता है इजीली, राइट. एंड क्वेश्चन नंबर 7B, हाउ डू यू इवेलुएट द पर्सनल डेवलपमेंट? एक्सप्लेन इन डिटेल. तो पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में पूछा है क्वेश्चन. तो पर्सनल डेवलपमेंट क्या है ना, you can say any organization where managers have an important role to play in ensuring development of employees, people or employees, you can say. Some of the most important things a manager can do for their team members are like delegating responsibility rather than fixing problems before they arise, honest and candid feedback from the development, offering or suggesting specific appropriate development opportunities to employees, मोटिवेटिंग फॉर एडिशनल रिस्क एंड रिवार्ड. एडिशनल रिस्क एंड रिवार्ड लेकर कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं. एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द ट्रू लीडरशिप विच इज कॉल्ड लॉयल्टी, एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, ड्यूटीफुलनेस, एनकरेजमेंट, रेस्पेक्ट, सेल्फलेस, हम्बल, इंटीग्रिटी, इनोवेशन एंड पैशन, राइट. लीडरशिप का ये है डेफिनेशन. तो पर्सनल डेवलपमेंट करने का यही है कि डेलीगेट होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी rather than fixing problems before they arise, honest and candid feedback for the development, offering or suggesting specific appropriate development opportunity to employees, and motivating for achieving additional risk and reward, and demonstrating the meaning of true leadership attributes, right. जैसे कि लॉयल्टी, एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, ड्यूटीफुलनेस, एनकरेजमेंट करना, रेस्पेक्ट करना एम्प्लॉय का, सेल्फलेस एटीट्यूड होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, इनोवेशन एंड पैशन, राइट. तो ऐसे ही इवोल्यूएट किया जाता है पर्सनल डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 8A, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट? एक्सप्लेन. तो ये बहुत इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरमीडिएट से हम पढ़ कर आए हैं. व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, व्हाट आर द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट. तो इंटरनल ऑडिट क्या है ना, इंटरनल ऑडिट हैज ए की रोल टू प्ले इन प्रोवाइडिंग द बोर्ड विथ रीजनेबल एश्योरेंस ओवर कस्टमर सर्विस एंड कंप्लेंट resolution process. Internal audit activity should utilize customer service indicators such as risk metrics, complaints, product recalls, resolution process and time taken, etc. Customer service should be considered as part of the risk assessment and should also be considered for cyclical audit and included as a necessity for periodic coverage. Internal audit role is to provide periodic independent assurance that controls are in place and operating effectively. Customer service data and satisfaction index for future guidance on product and customer behavior. Cost of poor quality to highlight as further scope for product development. तो ये है internal audit का scope. तो ये सब लिखना है. These are the necessity of internal audit, right? Then question number B, state the special step to be taken by the auditor related to the audit of an educational institution and that of, right. तो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑडिट कैसे होगा ना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर एफिलिएशन या फिर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बॉडी, ओनरशिप एक्सेट्रा.
requires due attention for fund monitoring, donation, spend approval process, affiliation fees payment etc. ट्रस्ट डीड अगर है तो वो एग्जामिन करना है, रेगुलेशन इन केस ऑफ स्कूल और कॉलेज, एंड नोट ऑल द प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंट, राइट. And in case of a university, refer to the act of legislature and the regulations framed thereunder. Then approving authority for expense, fund transfer, bank account operation, etc. Read thorough the minutes of the meeting of the managing committee or governing body, noting resolutions affecting accounts to see that these have been duly complied with, especially the decisions as regards the operation of bank accounts and sanctioning of expenditure. Then updation of register with respect to discontinued transfer case, fees condonation by appropriate authority to be considered for reconciliation between receivable fees and receipt, कितना फीस पेंडिंग है एंड कितना फीस रिसीव हुआ है वो सब अच्छे से ऑडिट करना है. एडमिशन एंड अदर कलेक्शन जैसे कि लेट फी, ट्रांसफर फी चार्जेस नीड टू बी ट्रैक्ड फॉर सेपरेटली एंड बुक्ड अंडर अप्रोप्रिएट अकाउंट्स है, राइट. Confirm that hostel dues were recovered before aspirant accounts were closed and their caution deposit appropriately adjusted and refunded. Verify करना है other sources of income जैसे कि rental income from landed property with the rent rolls, bank fixed deposit, interest from deposit certificate etc. तो ये सब स्कूल ऑडिट के केस या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के केस में ये सब ऑडिट करना है. जैसे कि और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं जैसे कि ग्रांट्स रिसीव्ड विद द रिलेवेंट पेपर ऑफ ग्रांट, अकाउंट हेड फॉर ग्रांट रिसीव्ड एंड स्पेंड एलिजिबल देयर अंडर टू बी चेक्ड फॉर कंप्लायंस, रिव्यू ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर कंप्लीटनेस एंड accuracy ऑफ फंड बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, completeness and accuracy of income and expenditure need to be ensured. All statutory deposit जैसे कि PF, municipal corporation tax, affiliation fees etc. filing to be checked for compliance. Vouch करना है all capital expenditure in the usual way and verify the same with the sanction for the committee as contained in the minute book. Vouch करना है in the usual manner all establishment expenses, approvals and enquiry into any high volume expenditure. And verify करना है inventory of furniture, stationery, clothing, provision and all equipment etc. against the spend booked for the period under review and physical existence. Fixed asset को अच्छे से ऑडिट करना है जिसको कहते हैं इन्वेंट्रीज, राइट. तो दिस विल बी चेक्ड बाय रेफरेंस टू स्टॉक रजिस्टर एंड वैल्यूज अप्लाइड टू वेरियस आइटम शुड ऑल्सो बी टेस्ट चेक्ड, राइट. तो ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑडिट के केस में ऑडिट करना है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर नीड टू बी राइट इन एग्जामिनेशन. ओके, सो बहुत ईजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो वन कैन गेट इजीली 60+ मार्क, तो बहुत ईजी था. सो लिटिल एफर्ट में भी 60+ आ सकता है, राइट. सो दिस इज इट ऑल अबाउट रिव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट December 2023 term according to syllabus 2022 and group 4. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.